molecules. लिखिएगा all matter is made up of small particles all matter is made up of small particles called atoms and molecules. All matter is made up of small particles called atoms and molecules. Full stop. Different kinds of atoms and molecules. Different kinds of atoms and molecules have different properties due to which have different properties due to which different kinds of matter also show different properties. Different kinds of matter also show different properties. Also show different properties. हम ये जानते हैं कि किसी भी तरीके का मैटर हो, चाहे बिल्कुल मैटर कितने तरीके का था, वैसे तो 5 टाइप का था, लेकिन बेसिकली हमने 3 टाइप का देखा। तो 3 टाइप का जो मैटर था उसने हमने बोल दिया कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। और अब हम ये कहते हैं कि चाहे फिर वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हम एटम्स बोल देते हैं, और ऐसे ही एटम्स अगर 1, 2 या 3 एटम्स जुड़ जाते हैं तो उनको हम मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखेंगे कि अगर हम अलग अलग एलिमेंट की बात करते हैं तो उनके जो एटम्स हैं वो अलग अलग तरीके के हैं, और फिर उसी वजह से उस मैटर की यानी कि उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लॉज हैं। सबसे पहले 2 लॉज हैं, एक्चुअली लॉज तो 3 हैं। पहले तीनों लॉज यूज़ करेंगे, नोट करेंगे, फिर उसके बाद जो तीसरा लॉ है, तीसरा लॉ सिलेबस में नहीं है, हमको 2 लॉ करने हैं बस, ठीक है। लेकिन याद तीनों के नाम रखने हैं, नोट कीजिएगा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हेडिंग डालेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें लिखेंगे देयर आर 3 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट लॉज of chemical combination, full stop. These are first है law of conservation of mass of matter।
law of constant proportions. Law of constant proportions. और थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल proportions. लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. अपने सिलेबस में पहला और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर. दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस. तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. हम पहले लॉ से स्टार्ट करते हैं, मतलब हमको पहला और दूसरा ही करना है. अगर पूछा जाए कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने हैं तो आप बताएंगे कि भाई 3 लॉज होते हैं. लेकिन डिटेल में हमको क्या पढ़ना है, पहला और दूसरा लॉ ही पढ़ना है, क्योंकि अपने सिलेबस में वही है. ठीक है, चलिए तो पहला लॉ स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में है the law of conservation of mass means that the law of conservation of mass means that in a chemical reaction the total mass of products means that in a chemical reaction the total mass of products is equal to the total mass of products is equal to the total mass of reactants. Is equal to the total mass of reactants. Full stop. There is no change in mass during a chemical reaction. There is no change in mass during a chemical reaction. ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जब भी कभी कोई दो चीज़ें जुड़ती हैं, कोई दो एलिमेंट जुड़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ गया, उनके जुड़ने से वाटर बन रहा है, तो हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन का मास लो, ऑक्सीजन का मास लो और फिर जो बना है वाटर उसका मास लो, तो हम ये कहेंगे कि जो टोटल मास है वो कंजर्व रहेगा. मतलब मान लीजिए हाइड्रोजन 2 ग्राम है और ऑक्सीजन, मान लो ऐसा होता नहीं है, वो मैं बताऊँगा आपको, एग्जाम्पल से लेकर बताऊँगा. मान लो हाइड्रोजन 2 ग्राम है और ऑक्सीजन 2 ग्राम है, तो 2 + 2 4 हो गया. ठीक है, तो जो वाटर है वो 4 ग्राम ही बनेगा. इसका मतलब जो मास है ना वो कंजर्व रहता है, सेम रहता है, मास कहीं इधर उधर नहीं जाता. समझ गए? ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स का मास था वही आपका प्रोडक्ट का मास भी आता है. ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिएगा इसका. एग्जाम्पल it has been found by experiments. It has been found by experiments that if 100 grams of
कार्बोनेट that is 100 grams of calcium carbonate are decomposed completely then 56 grams of calcium oxide then 56 grams of 56 grams of calcium oxide and 44 grams of carbon dioxide are formed. It has been found by experiments that if 100 grams of calcium carbonate are decomposed completely, decomposed का मतलब होता है कि उसको तोड़ दिया जाए, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं CaCO3, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको हम डिकम्पोज करा रहे हैं। तो डिकम्पोज कराने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन पर सनलाइट अगर पड़े तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर उनके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पास करें तब वो डिकम्पोज हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो अब जिस चीज़ से मिलकर बने हैं वो उन दोनों चीज़ों में, उन दोनों या तीनों एलिमेंट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और कुछ एक का ऐसा होता है कि उनको गर्म करते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो इसके साथ गर्म करने वाला ही है कि CaCO3 है। तो CaCO3 को हमने हीट कर दिया, करा तो ये हो गया डिकम्पोजिशन इसका। तो इट डिकम्पोज कंप्लीटली 56 grams of कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड 44 grams of कार्बन डाइऑक्साइड। 44 grams कार्बन डाइऑक्साइड ये बनता है। अब क्या बोल रहे हैं, 100 grams of कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है, 100 grams, ठीक है। और फिर वो बोलते हैं कि 56 ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड के बनते हैं और 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का मतलब क्या है कि रिएक्शन वाली साइड पर कौन है, रिएक्शन किसका हो रहा है, कहते हैं CaCO3 का। तो ये तो रिएक्टेंट हो गया। तो रिएक्टेंट एक ही है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट। उसका मास कितना है, 100 ग्राम। मास ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कितना हो जाएगा, 56 + 44, ये भी 100 ग्राम। तो रिएक्टेंट्स का मास भी 100 ग्राम और प्रोडक्ट्स का मास भी 100 ग्राम। ये हो गया। तो हम ये कहेंगे कि सिंस mass of reactants is equal to mass of products. So law of conservation of mass is so law of conservation of mass is verified here. ठीक है, तो law of conservation of mass यहाँ पर वेरीफाई हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1।
हम ना ये मानकर चल रहे हैं, एनसीईआरटी भी सीबीएसई भी ये मानकर चलता है कि 8th क्लास तक बच्चों को ज़्यादा एलिमेंट्स के सिंबल वगैरह नहीं पता होते। थोड़ा बहुत आप जानते हैं, आपको टीचर्स ने बताया होगा कि हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं। तो यहाँ पर हम सारे के सारे सिंबल्स बिल्कुल शुरुआत से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है सोडियम कार्बोनेट अच्छा ब्रैकेट में मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अच्छा फॉर्मूला बनता कैसे किसी भी कंपाउंड का, वो भी हम सीखेंगे यहीं पर, 9th क्लास में सीखेंगे। तो फिलहाल तो आप ऐसे लिख लीजिए Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड reacts with ethanoic acid CH3COOH to form sodium ethanoate. सोडियम इथेनोएट का फॉर्मूला है CH3CONA, ये इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर है इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन एन एक्सपेरिमेंट ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 reacted with 6 gram of ethanoic acid तो अब फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो पूरा पूरा नहीं लिख रहे हैं। 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH to form 8.2 gram of sodium ethanoate. Sodium ethanoate, comma 2.2 gram of carbon dioxide. 2.2 gram of carbon dioxide and 0.9 gram of water. Gram of water. Full stop. Show that this data verifies this data verifies the law of conservation of mass. Verifies the law of conservation of mass.
ठीक है जी, सोडियम कार्बोनेट। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इन एन एक्सपेरिमेंट, हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। वैसे तो इन्होंने ये बोला कि सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 इथेनॉइक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है और सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। उसके बाद वो बोल रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड टू फॉर्म 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। शो दैट दिस डेटा वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहले तो रिएक्शन लिखेंगे इसका। रिएक्शन कैसे होगा, Na2CO3 ये रिएक्ट करेगा CH3COOH के साथ। तो क्या बनेगा, सोडियम इथेनोएट CH3CONA प्लस CO2 प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन हो गया। अब इनमें बता रखा है कि कौन कौन सी चीज़ कितना कितना ग्राम यूज़ करिए और कितना कितना ग्राम बढ़ रही है। हाँ जी, Na2CO3 उन्होंने क्या बोला, कितना 5.3 ग्राम, यहाँ देखो 5.3 ग्राम ब्रैकेट में डाल दो। CH3COOH कितना 6 ग्राम, 6 ग्राम। फिर CH3CONA कितना बना 8.2 ग्राम। फिर CO2 कितना बना 2.2 ग्राम। फिर H2O कितना बना 0.9 ग्राम। ठीक, अब देखिएगा मास ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब इसका मास और इसका मास 5.3 प्लस 6 कितना हो गया 11.3 ग्राम। ऐसे ही मास ऑफ प्रोडक्ट्स, इसका इसका और इसका तीनों का मास ऐड करिए। 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 9 13, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 0 11, 11.3 ग्राम। तो हम ये कहेंगे कि भाई मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों इक्वल आ गए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई हो गया। तो यहाँ लिखेंगे सिंस mass of reactants is equal to mass of products, so law of conservation of mass is verified. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये वेरीफाई हो गया। यही करना होता है इसमें कि आपको रिएक्टेंट्स का मास दे रखा होगा, प्रोडक्ट्स का मास दे रखा होगा, और वो कहेंगे कि आप इसको वेरीफाई करके बताएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिएगा। इसमें है कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग
calcium carbonate CaCO3 decomposes on heating to form calcium oxide and carbon dioxide. Calcium oxide and carbon dioxide. Full stop. When 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely, then 10 gram of calcium carbonate. अब calcium carbonate का फॉर्मूला लिख रहा हूँ. CaCO3 is decomposed completely then 5.6 gram of calcium oxide is formed. 5.6 gram of calcium oxide is formed. Calcium oxide. Calculate the mass of CO2 formed. Calculate the mass of CO2 formed, full stop. Which law of chemical combination will you use? Which law of chemical combination will you use in solving this problem? Will you use in solving this problem? ठीक है, क्वेश्चन वही है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग. तो ये हमने ये वाला रिएक्शन अभी देखा था एग्जाम में. ट्रायंगल बना दीजिए. ट्रायंगल का मतलब होता है हीट का सिंबल होता है. डिकम्पोजिशन. तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने डिकम्पोज कराया तो मिला CaO प्लस CO2. When 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो कितना हो जाता है? 10 ग्राम is decomposed completely, then 5.6 gram of CaO is formed. तो 5.6 gram into CaO. और कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है वो हमको बताना है. इसको x मान लीजिए. x यूनिट का मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बी. हाँ जी, आपने आंसर में CaCO3 लिखा, उसके बाद जो एरो ट्रायंगल बना. ट्रायंगल का मतलब होता है हीट करना. केमिस्ट्री में अगर हमने एरो के ऊपर ट्रायंगल बना दिया है तो इसका मतलब ये है कि हमने रिएक्टेंट्स को हीट कर दिया. टेस्ट ट्यूब में रिएक्टेंट्स को डालते हैं तो रिएक्टेंट्स को उसको टेस्ट ट्यूब को हमने गर्म कर दिया. लेट द मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड बी x ग्राम. तो अब वही है कि भाई मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू
mass of products. रिएक्टेंट्स का मास कितना है 10 ग्राम 10 इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स का मास कितना 5.6 प्लस x 5.6 को इधर ले लो तो 10 माइनस 5.6 इज इक्वल टू x कितना आ जाएगा 4.8 ग्राम। हाँ जी बेटा ऑनलाइन वाले बताएं क्लियर है ठीक है। उसके बाद में अगला लॉ लिखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। वो पूछ रहे हैं ना कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल यू यूज इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, तो आप लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लास्ट में पूछ रहे हैं विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कि हमने कौन सा लॉ यूज करा, ठीक है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, यही हमने यूज करा है ना, वो लिख दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नहीं सॉरी अगला टॉपिक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ according to this law a chemical compound always consists of a chemical compound always consists of the same elements combined together in the same proportion by mass.
combined together in the same proportion by mass। ये एक्चुअली इसी तरीके से, जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि घर में मैं भी चाय बनाता हूँ, तुम भी चाय बनाते हो, ये भी, हम सब चाय बनाना जानते हैं। अब ये हो गया कि नहीं कि भाई चाय जो है ना, चाय तुम ही बना कर पिलाओ, तुम्हारे हाथ की चाय बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। तो अब तुम्हारे हाथ की चाय बहुत बढ़िया होती है, इसका क्या मतलब है? भाई सबका अपना अलग अलग तरीका है बनाने का। तो वो इसमें ऐसा होता है कि आपने ये देख लिया कि किसी को ये आदत होती है कि पहले पानी डालेगा, फिर पत्ती डालेगा, फिर चीनी डालेगा, फिर दूध डाल देगा। किसी को ये आदत होती है कि चारों चीज़ें एक साथ ही डाल दी, है ना। और किसी को ये आदत होती है कि भाई कुछ ऐसे भी हैं, मतलब जैसे हॉस्टल में रहते हैं लड़के, तो मैं भी जब हॉस्टल में पहुंचा तो मैं पहले अपने एक दोस्त के रूम पर चला गया। मैंने कहा चलो भाई इससे पूछ लेता हूँ कि यहाँ पर रूम वगैरह किस हिसाब से मिलते हैं, क्या किराया है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या यहाँ के डिसएडवांटेजेस हैं। तो मैं 1-2 दिन उसके साथ रहा। तो सुबह दूध आया, ये मदर डेयरी का या अमूल का दूध आया, तो हम भी अपने घर में दूध लेते हैं, दूध उबालते हैं। अब उसने क्या करा कि उसके घर से उसके पापा मम्मी का फ़ोन, बेटा दूध पी रहा है क्या? हाँ। तो दूध अच्छे से पीता रही हो? हाँ ठीक है। तो शरीर का ध्यान रखियो? हाँ ठीक है ना। और जो जो चीज़ें हमने तुमको भेजी हैं वो सब भी टाइम से खाते रहना। तो भाई बच्चों का सबका पूछते ही है पेरेंट्स। तो उसका अलग स्टाइल, ये वो दूध की थैली को उसने जो है निकाला, उसमें से दूध निकाल कर उसको भगोने में डालकर और उसको जो उबालते टाइम क्या करा उसने, चीनी पहले ही डाल दी। मैंने कहा भाई चीनी क्यों डाल रहा है? तो कह रहा है कि सुबह लेना होगा तो कह रहा है बस आराम से गिलास में डाल के आराम से भाई, मैं चीनी मिलाने का झंझट ही नहीं है। तो सबका अलग ही स्टाइल है। कहता अगर कोई आता है उसको चाय बना कर देनी है तो कहता चीनी पहले से ही मिली हुई है इसमें, कहता बस दूध डालना है, पत्ती डालनी है, बन गई चाय, है ना। तो सबका अलग अलग स्टाइल है। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये ना किसी किसी के जैसे प्रोपोर्शन फिक्स हो जाते हैं। हम कहेंगे कि भाई समोसा हमको इसके यहाँ का खाना है, उस वाले में टेस्ट नहीं है। तो क्या है कि वो जो प्रोपोर्शन है, जो मिर्च और जो नमक वगैरह जो डलता है उसका प्रोपोर्शन वो अलग यूज़ करते हैं। प्रोपोर्शन समझ रहे हैं ना, रेशो। तो तो ये जो तरीका है यहाँ पर जब हम केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो केमिकल कॉम्बिनेशन में भी रेशो फिक्स होता है। क्या हो गया? हंस लो आ रही है। सबसे ज़्यादा तो तुम्हें आ रही है। तो जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है, जैसे हम ये कहते हैं कि भाई हमको अगर मान लीजिए हमको कोई भी एक सब्ज़ी बनानी है और उस सब्ज़ी में हमको ये पता है कि भाई घर में 2 लोग हैं, 2 कटोरी सब्ज़ी बनानी है, तो 1 चम्मच नमक डलेगा और आधा चम्मच जो है वो इसमें लाल मिर्च डलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमने मिर्च और नमक का एग्जाम्पल लिया। तो 2 कटोरी, ठीक। अब कोई बच्चा है तुम्हारी तरह साइंस पढ़ता है, तो उसने क्या करा, उसने लॉजिक लगा लिया दिमाग में कि अच्छा 4 कटोरी, 2 मेहमान आ गए हैं तो 4 कटोरी सब्ज़ी बनेगी। 4 कटोरी सब्ज़ी बनेगी तो डबल कर दो सब कुछ, ठीक है। जो आधा चम्मच मिर्च थी उसको डबल कर दो, मतलब 1 चम्मच हो जाएगी। और जो 2 चम्मच नमक था, 1 चम्मच नमक था, उसको डबल करके 2 चम्मच कर दो। तो यही हिसाब हलवाइयों का होता है। जब उसको बता देते हैं भाई 500 लोगों का खाना बनेगा, 1000 लोगों का खाना बनेगा, तो उसने प्रैक्टिस तो वही करी है ना, 1 कटोरी या 2 कटोरी या 3 कटोरी बनाने से प्रैक्टिस करी है। उसी चीज़ को उसने मल्टीप्लाई कर लिया, हिसाब लगाया कि हाँ ठीक है कि भैया इतना नमक लिखो, हाँ भैया इतना मिर्च लिखो, है ना। और ये शाम तक मुझे ला देना क्योंकि कढ़ाई गर्म करनी मेरे को, एक दिन मतलब रात मेरे को लग जाएगी। रात में मेरे को तंदूर गर्म करना होगा, फिर उसके बाद कढ़ाई चढ़ाऊँगा, तब जाकर बनेगा। तो वो सारी चीज़ वो इस हिसाब से बताते हैं। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा लोगों की सब्ज़ी बना रहा है तो मतलब कुछ अलग लॉजिक लगाएगा उसमें, नहीं, उसी को मल्टीप्लाई करना है। तो एक एग्जांपल है इसका बड़ा फेमस कि जब भी कभी हमें पानी बनाना होता है, वाटर बनाना होता है, तो वाटर में हाइड्रोजन, एग्जांपल in the formation of water, ratio of hydrogen and oxygen by mass is 1:8। ये फिक्स होता है।
कि अगर आपको पानी बनाना है तो आप ये कहोगे कि नहीं मैंने एक सिलेंडर में हाइड्रोजन ले लिया, एक सिलेंडर में ऑक्सीजन ले लिया, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को खोल दूंगा इस रूम के अंदर। इस रूम के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएंगे, पानी ही पानी हो जाएगा बस, है ना, बन गए साइंटिस्ट। ठीक, तो क्या हुआ कि आपको रेशो का तो ध्यान ही नहीं रहा। भाई रेशो ये होता है कि 1:8, 1:8 का मतलब ये है कि अगर एक सिलेंडर में मान लो 10 लीटर गैस आ रही है हाइड्रोजन, उसी तरह से दूसरा सिलेंडर है उसमें 10 लीटर ऑक्सीजन आ रही है, तो 1:8 का रेशो है। 1:8 का मतलब ये है कि एक सिलेंडर हाइड्रोजन का यूज़ करोगे तो 8 सिलेंडर ऑक्सीजन के यूज़ करने पड़ेंगे, तब जाकर पानी बनेगा। समझ गए? अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन यूज़ करोगे तो 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज़ करनी पड़ेगी। अगर 1 ड्रॉप हाइड्रोजन की यूज़ करोगे तो 8 ड्रॉप ऑक्सीजन की यूज़ करनी पड़ेगी, तब जाकर वाटर बनेगा, नहीं तो वाटर बनेगा ही नहीं। गैसेस ऐसे ही घूमती रहेंगी, इधर उधर मिक्स भी नहीं होंगी आपस में। अगर हम यहाँ ट्राई करेंगे तो हो जाएगा सर? हाँ ट्राई करेंगे तो हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल है ये तो प्रैक्टिकल है। 1:8 का रेशो होता है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। और यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा कि नहीं हाइड्रोजन का इतना मास, ऑक्सीजन का इतना मास, तो फिर वाटर का भी इतना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता। ऐसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन जितने हम एग्जांपल्स करेंगे उसमें तो हो गए, ठीक है। तो आज इतना ही करिए, नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छा, मॉलिक्यूल हमारा पढ़ना अलग है, ये मास वाला है, टाइम मास, ये मास देखना पड़ेगा उसका कि कितना ग्राम है। ये तो वैसे अलग से हाइड्रोजन में 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 है, तो हाइड्रोजन का मास होता है वो 1 ग्राम होता है और ऑक्सीजन का 60 लगता है। वो जो है ना, वो एटम के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि कितने एटम्स होते हैं, ये हम बता रहे हैं मास के कॉन्टेक्स्ट में कि कितना मास का रेशो है, एटम्स का रेशो नहीं है 1:8। तो सर हम वो करेंगे। अच्छा, एटम्स वाला है ही नहीं सिर्फ मास वाला, ठीक है जी। गुड इवनिंग।